एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, 28 अगस्त के दिन अपना पहला पेपर 10वीं में हिंदी का है और 2 क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं और 1 से लगाकर 23 तक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। इन दोनों पेपरों को करने के बाद आप आराम से 75 के 75 नंबर पूरे कवर कर पाओगे, मेरी जवाबदारी। लेकिन बड़ी धैर्य से, शांति से सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? जब आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें उद्धव ने जो है योग साधना का संदेश लेकर आए थे, ठीक है। तो योग साधना का ही संदेश उन्होंने दिया। छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि है वो कौन है? छायावाद के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। संचारी भावों की संख्या, संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? ध्यान देना, संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? देखिए तो 33 जो है वो संचारी भाव है। लेकिन कोई पूछ ले कि स्थायी भाव, क्या पूछ ले कि स्थायी भाव, तो स्थायी भाव कितने होते हैं? 10 है। रहेगा ध्यान इतनी सी बात। 2 स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? 2 स्वरों का जो मेल होता है उसे कहते हैं स्वर संधि, ठीक है। नेताजी का जो चश्मा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। नेताजी की चश्मा एक कौन से पाठ की विधा है? कहानी है, व्यंग है, निबंध है, एकांकी है। तो एक स्टोरी है, ये कहानी है। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्रीहि समास। हो गया इतनी चीज क्लियर है आपको। अब आपने देखा होगा कि कवि जो था, कवि यानी कि बाल गोविंद भगत जो रचना की थी, उस पाठ के जो रचिता है रामरक्ष बेनीपुरी जी है। और ठीक है, आपने देखा होगा कि वो एक जो पाठ आया था आपके भोलानाथ वाला, तो उसकी बात चल रही है यहाँ पर, है ना। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडिडेस ने धोखा दिया। किनने उन्हें धोखा दिया था? मित्रों ने धोखा दिया था, रिश्तेदारों ने, तो मित्रों ने उन्हें धोखा दिया था। भोलानाथ और उनके साथी रिक्तिस्तान बिल के पानी उलझने लगे। कौन से बिल का पानी उलझता था? आपने पाठ पढ़ा हो तो बताइए, ठीक है। तो चूहों का कि सांपों का? तो भैया बिल तो चूहों का रहता है। निकल के कौन आया था? ध्यान से देखो, निकल कर कौन आया था? सांप निकल कर आया था। पाठ पढ़ाओ ध्यान से। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मौका है। ये जो चैनल है बेटा आपका चैनल है, ये चैनल आपको एमपी बोर्ड की बिल्कुल प्रॉपर तैयारी कराने वाला है। बेजेस शुरू हो चुके हैं, एकदम फ्री है, कुछ भी चीज़ का शुल्क नहीं है। केवल और केवल आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है। हमारे जो नंबर है उस पर आपका नाम, क्लास और एड्रेस भी लिख के भेज देना है। पूरे प्रॉपर नोट्स दूंगा, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है। त्रैमासिक का हाल फिलहाल अपन तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए त्रैमासिक को आगे बढ़ते हैं। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। देखो प्रबंध काव्य जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है, और महाकाव्य और खंड काव्य। छंद जो है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, यानी कि 2 प्रकार के ही छंद भी होते हैं। सुर की भक्ति, सूरदास जो है उनकी जो भक्ति है वो किस भाव की थी? देखिए सूरदास की जो भक्ति थी ना, वो कौन से भाव की थी? दास की थी कि शाक्य भाव की थी? ध्यान देना है बेटा। सूरदास जो थे उनकी भक्ति शाक्य भाव की थी। तुलसीदास जो है उनकी भक्ति कौन से भाव की थी? दास भाव की थी। तुलसीदास की कैसी है? दास भाव की है। और सूर की भक्ति शाक्य भाव की है, सखा, ठीक है। बाल गोविंद भगत जो है रिक्तिस्तान के गीतों को ही गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। किनके? बताओ, पाठ पढ़ा नहीं? तो कबीर के कि रहीम के? तो कबीर के ही पदों को गाते थे। और गाते समय बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खंजड़ी। ध्यान रखना है, बजाने वाला जो हथियार होता है ना उसको खंजड़ी कहेंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब है आपकी सही जोड़ी। रामचरितमानस क्या है? एक देख के बताओ ध्यान से आप। रामचरितमानस के रचिता जो है वो तुलसीदास है, लेकिन रामचरितमानस एक महाकाव्य, तो रामचरितमानस का मिलान आपका महाकाव्य। सूर के का पद या सूर के पद या सूर का पद, इसके रचिता कौन है?
सूरदास जी है। नेताजी का जो चश्मा है, इस पाठ के रचयिता कौन है? स्वयं प्रकाश है। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ये आपकी बुक में ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें से आपका समझ लिए 2 नंबर का वार्षिक परीक्षा में भी 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि पाठ और उसके कवि लेखक का नाम आता ही आता है। चलिए, कौन सा है अपना 5वें पागे अपन, माता का आंचल। माता का आंचल के रचनाकार है हमारे शिव सहाय, शिव पूजन सहाय, और राम लक्ष्मण संवाद, इनके रचयिता है हमारे तुलसीदास। ध्यान रहेगा भैया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, सत्य और असत्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास के जो गुरु थे, क्या वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे? ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात है, वल्लभाचार्य जी जो थे सूरदास के गुरु हैं। बाल गोविंद भगत गीतों में प्रभु के मिलन का भाव देखने को मिलता था, यह भाव होता था उसका। जब बाल गोविंद भगत गाते थे कबीर के पद को, तो उनमें ऐसा मिलन का भाव था कि जब वो कहते थे, जो उनका पुत्र मर गया था जब, कि ये तो शोक मनाने का समय नहीं है, खुशी मनाने का समय है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। तो भैया यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य होगी। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के रचनाकार सूरदास जी है। भैया विनय पत्रिका के जो रचनाकार है वो तुलसीदास है, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। सूरदास की कौन कौन सी है? सूरदास की है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। ध्यान रखना, तीनों में से एक तो एग्जाम में आता ही आता है, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, ये सूरदास जी की। और विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, हनुमान अष्टांग, ये सब हमारे तुलसीदास जी की। ठीक है, रामचरितमानस एक खंड काव्य नहीं, रामचरित जो मानस एक महाकाव्य है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। एकांकी में 4 अंक होते हैं क्या? नहीं, एकांकी में होते अनेक अंक। नाटक में 1 अंक होता है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एकांकी में होता है 1 एपिसोड। 1 अंक का मतलब होता है एपिसोड, तो 1 अंक होता है। क्या होता है भैयू? 1 अंक होता है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कितने अंक होते हैं उसमें, 1 अंक। और नाटक में होते अनेक, रहेगा ध्यान। चलिए, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ दिग्गु समास होता है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ दिग्गु समास होता है क्या? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा आपको कि दिग्गु समास जो होता है बेटा, उसमें संख्यात्मक मान होता है, ध्यान रखना है। संख्यात्मक मान आ जाए तो वहाँ दिग्गु समास है, और जब दोनों ही आपके रहेंगे तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास रहता तो राइट हो जाता, और यदि संख्यात्मक मान रहता जैसे त्रिभुवन, पंचवटी, ठीक है, तो इन सब में रहता जो रहता है सप्तऋषि, ये सब क्या है, चौराहा, इन सब में आपका दिग्गु समास होता है, इसलिए ये बात होगा सत्य हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर को समझते हैं। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? सूरदास जी जो है भक्ति काल के कौन से शाखा के कवि हैं? तो बताइए, आप खुद ही बता सकते हैं, राम भक्ति शाखा है कि कृष्ण भक्ति शाखा है। तो आप सब जानते हैं कि सूरदास जी जो है वो तो भक्ति कौन सी भक्ति रहेगी? कृष्ण भक्ति। चलिए, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? सबसे ज़्यादा रामचरितमानस में क्या है? चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से माना जाता है। गोपियों को योग का संदेश कैसा लग रहा था? तो गोपियों को कड़वी ककड़ी के जैसा योग का संदेश लग रहा था, कड़वी ककड़ी का जैसा। सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु कौन था? तो भाई साहब, सहस्त्रबाहु था एक शक्तिशाली राजा।
जिसको किसने मारा था? तो वो मुनि राम भगवान के पास आए थे जो, ठीक है, परशुराम जी ने। स्थायी भावों की संख्या है, तो स्थायी भावों की जो संख्या होती है बेटा 10 होती है। कुल कितने प्रकार की होती है? 10। अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है हमारा, ध्यान से देखो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा छोटा दे देता हूँ मैं, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो क्या कह रहा है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मैं देखिए सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ बेटा पहले एक बार। चलिए, हे राम भजले हरि का नाम भजले, काम में तेरे बन जाएंगे। देखो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है बाबू, तो ये रही रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगार रस की प्रधानता और लक्षण ग्रंथों का निर्माण, ठीक है, याद रहेगी। फिर ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हो गई। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम बताने। तो भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि है आपके, ये देख सकते हैं, कबीरदास जी और तुलसीदास जी, ठीक है। भक्ति काल के मतलब सूरदास, तुलसीदास, ये सब क्या है, भक्ति काल के। अब है अगला सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, देख लो ध्यान से। अब काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन है ये 7 आपका, ठीक है। काव्यगत विशेषताएं के अंतर्गत आती है आपकी सुरसारागल, ये सूरदास जी की जो रचना है वो तो सुरसागर सुरसारावली हो गई। अब काव्यगत विशेषता के अंतर्गत आती है भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है। तो 2 रचनाएं पूछा है, तो पहले 2 रचना हो गई, अब भाव पक्ष देख लो बेटा। तो सूरदास के भाव पक्ष में कृष्ण भक्ति की भावना प्रधानता है, जिसमें बाल लीला और सहयोग वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते बेटा, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये तुलसीदास हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान लिखिए। ये अथवा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान, तो ये रहा बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अगला, कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की जाती है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई, जो पानी में रहे फिर भी उस पर पानी का दाग नहीं लगता। उनकी तुलना तेल की गागर से भी करी, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। यहाँ तुलना गोपियों द्वारा की गई है, क्योंकि उद्धव कृष्ण के प्रेम के भाव को नहीं समझ पाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परशुराम, देख सकते हैं आप, पहले तो देखो पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे बच्चों को क्या आंसर याद भी रहते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप पहले पेपर को देख लो, इस तरीके से हो गया। ये यहाँ से मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, भोलानाथ अपने साथी बच्चों को देखकर, नाथ संबुध अनुभंज निहारा, होयों को एक दास तुम्हारा, उदो तुम हो अति बड़भागी। हो गया क्वेश्चन नंबर 21 तक। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब अपन बेटा ध्यान से और धैर्य से इनके क्वेश्चन आंसरों को समझ लेते हैं ना, ठीक है। चलिए तो इसको रख लेता हूँ मैं ऐसे, थोड़ा सा इसको पहले रोक के कर लेता हूँ सेट। चलिए तो यहाँ से आप पहले से स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया वो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप थोड़ा सा, ताकि देखो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं बेटा। ये जो नाम है ना, ये आप ध्यान रखना, भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम है, ये रीतिकाल की 2 विशेषता में लिख दिया उनने। चलिए सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं देखिए, ठीक है। तो सूरदास का देख सकते हैं रचनाएं सुरसागर सुरसारावली, ये तो अपन ने भी पढ़ाई दिया आपको। तुलसीदास का देख सकते हैं, इसी के अथवा में पूछा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान। उद्धव का प्रश्न हो गया है, परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दी। तो लक्ष्मण ने कहा कि यह धनुष तो बहुत ही पुराना था यार, छूते ही टूट गया, भगवान राम ने छुआ, जिसमें टूट गया, इसमें राम का क्या दोष है, ये तो एक मात्र संयोग था। तो यही है बेटा उत्तर, ठीक है। अगला क्या है, गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपी के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि अपना राजधर्म का वो पालन करे। मतलब क्या, कि प्रजा की रक्षा करे, अन्याय और अत्याचार से बचाए, उनकी भलाई
को सुनिश्चित करे। एक राजा को अपनी प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। ठीक है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने को कैसे लोगों को देने की बात कही। तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन भटक रहा है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनका मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है, चक्कर है, ऐसे लोगों को योग की शिक्षा दो। हमें काहे की दो, हम तो कलेक्टर नहीं। ठीक है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। हो गया। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताइए। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये भी बोल सकते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये तो दोहा छंद तो करना ही करना है बाबू, क्योंकि ये तो आपका दोहा और चौपाई तो एग्जाम में वार्षिक में आता ही आता है। दोहा छंद की परिभाषा, दोहा एक सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक है पर एक मात्रिक छंद है। ये सममात्रिक कौन है आपका, ये चौपाई है, और ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती, 24 होती है। 13 और 11 पर यति यानी विराम होता है, और पहले और तीसरे में चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, और ये कि अर्ध सममात्रिक छंद है। उदाहरण आप लिख ही सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूर माँ जाति वरन कुल खोई। जो मन में आए श्लोक। ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, पल्ला की अति दूर, ये सब क्या है, दोहा छंद के उदाहरण है। चौपाई छंद देख सकते हैं बेटा, एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है। अब ये कर सकते हैं आराम से, एक बार पढ़ो जिसमें हो जाएगा मंगल भवन है मंगलहारी, पूछ पकड़ के मुंदरी मारी, अरे मंगल भवन है मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी। नाटक किसे कहते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। गद्य, स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं बतानी है। देखो, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, और आप वृक्ष वेदीपुरी की देख सकते हैं आप रचनाएं, भाषा शैली हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मूर्ति को देखकर लेखक के मन में क्या कमी घटकी। समय ज़्यादा रहेगा क्योंकि अब मेरे को सेट भी आपको समझाना है, इसलिए बेटा थोड़ा सा यहाँ से आप एक बार इनको पढ़ के जाना है। पढ़ोगे जिसमें याद होगा। ठीक है। नेताजी, देखो नेताजी सेनानी ना होते हुए भी नेताजी सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो लोग कैप्टन इसलिए कहते थे कि उसके मन में देशभक्ति भावना भरी थी। तुम्हारे में तो दिन रात अपने लालच भरा, तो तुम्हें कौन के सेनानी। वहाँ नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मे के नहीं रह पाता था, मतलब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए था, इसलिए उसे सम्मानजनक कैप्टन कहते थे। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर देख सकते हैं आप। हो गया। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे करते हैं, शरारत करते हैं, उनकी गोद में खेलते हैं, बातें करते हैं उनसे। ठीक है। शरारत करते हैं, तो अपना प्रेम ऐसे व्यक्त करते हैं। सिसकना क्यों भूल जाता था भोलानाथ, तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि अपने दोस्त के साथ वो खेलना और समय बिताना बहुत अच्छा उसे लगता था। यहाँ पर देखिए संवाद लेखन है, ये हो गया। ये राष्ट्रीय एकता पर अनुच्छेद, और ये नाद संबोध अनुबंध निहारा होयों को एक दास तुम्हारा, ये इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या है। भावार्थ मतलब हो गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से बाल गोविंद भगत वाला संदर्भ प्रसंग व्याख्या। बेटा इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उससे आप वेबसाइट से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना ऐप, अपना पर्सनल ऐप है जिस पर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा बेटा। ठीक है। सारी चीज़ें रहेंगी। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए विशेष ये चैनल है, चाहे तो आप त्रैमासिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अभी भी मौका है। भले आप तो जो बच्चा आपका भाई बहन कोई सा भी बच्चा है जो 10th क्लास जैसे पिछले साल पढ़ा था, उससे पूछना। जो नोट्स में देता हूँ, जो मॉडल पेपर में देता हूँ, उसी में से पूरे क्वेश्चन पेपर आते हैं बेटा। त्रैमासिक का जैसे तैसे काम हो जाएगा, पर वार्षिक का कहीं पर रियल का पर अपने में मत पढ़ना मेरे बाबूजी, मेहनत करना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी, आगे करो नहीं करो बेटा।
अब इस तरह तक ये तो बेटा पहला आपका जो पेपर है सेट ए, ये सेट ए पूरी तरह आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये था आपका सेट ए। अब इसको रखते हैं साइड में, और साइड में रखने के बाद अब शुरू करते हैं सेट बी को। ठीक है, बढ़िया से देखो, आप तो कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो के अलावा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 पेपर कर लिए तो मतलब एमपी बोर्ड में आप टॉपर हो, वास्तविकता आप मानो। चलिए तो इसको भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो है सही विकल्प चुनिए, 6 नंबर का आपका आने वाला है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखिए प्रयोगवाद के जो जनक है ना वो है अज्ञे जी, ध्यान रखना है आपको, है ना। एकांकी में कितने अंक होते हैं? मैंने अभी आपको सेट ए में भी ये बात बताई थी कि एकांकी में होता है 1 अंक, एकांकी में होता है 1 अंक, और नाटक में होते हैं अनेक अंक। ध्यान रखना है, नाटक में होते हैं अनेक अंक। इनमें से एक ऑप्शन तो हमेशा आता ही आता है। सूरदास की रचना है, देखिए सूरदास जी की जो रचना है वो है सूरसागर और सूरसारावली। रामचरितमानस, तो देखो बेटा रामचरित जो मानस है वो तो तुलसीदास की है, पर लेकिन सूरसागर और सूरसारावली दोनों ही रचनाएं हमारी सूरदास जी की है, इसलिए यहाँ पर आ और बा दोनों ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि दा नंबर का रहेगा आंसर, है ना। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? दूध का दूध पानी का पानी का मतलब है कि सही न्याय करना। दशानंद में कौन सा समास है? जब भी आपके दोनों पद केशव प्रधान हो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। नेताजी का पाठ जो है, नेताजी का जो चश्मा है वो पाठ की विधा है, ये कौन सी विधा है? कहानी है, एकांकी है, निबंध है, व्यंग है, क्या है? तो नेताजी का जो चश्मा है ना वो एक क्या है? स्टोरी है, कहानी है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान का चयन करना है अपने को। परशुराम ने रिक्त स्थान की भुजाएं काटी थी, रावण की, सहस्त्रबाहु की, शिशुपाल की, किसकी? सब जानते हैं, सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? देखिए कविता की रचना विधान को कहा जाता है छंद, यहाँ पर छंद राइट आंसर रहेगा। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, जो कि एक तो महाकाव्य और एक प्रबंध काव्य खंड काव्य है। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो बाल गोविंद भगत जो है वो पाठ क्या है आपका? एक रेखा चित्र है। समास के प्रकार होते हैं, समास के कितने प्रकार हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। समास कितने प्रकार का होता है? 6। संधि होती है 3 प्रकार की। गंतोक का अर्थ क्या होता है? तो गंतोक का मतलब होता है पहाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो विनय पत्रिका के रचनाकार है आपके तुलसीदास जी। काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। नगर पालिका का जो कार्य है, वो जो चैप्टर था उसके अनुसार नगर पालिका का कार्य क्या था? ठीक है, सड़कें, पक्की सड़कें करवा देना। ठीक है, तो ये आ गया आपका तीसरा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कलम का जादूगर, ये आपका वार्षिक में भी आता है अधिकतर। तो कलम का जो जादूगर है वो किसको कहा गया है बताइए? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा गया है। आँख चुराना का मतलब है नजरें बचाना। आँख चुराना का मतलब क्या जाएगा? नजरें बचाना। देहाती दुनिया, ठीक है, देहाती जो दुनिया है इसका क्या है? पहला आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, अब है एक वाक्य में उत्तर जो कि कुछ इस तरह के हैं। पहला है आपका रामचरितमानस में प्रमुख रूप से छंद है। रामचरित जो मानस है इसमें प्रमुख रूप से छंद कौन से हैं? तो रामचरितमानस में है आपका चौपाई छंद।
ठीक है, कौन सा छंद है? चौपाई छंद है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौपाई के जो प्रत्येक चरण है उसमें कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, तो चौपाई में होती है 16 मात्राएं। कितनी होती है भैया? प्रत्येक चरण में 16, और दोहा में वो जो होती है टोटल 24 होती है, और 13 और 12 पर आती होती है उसमें, 13 और 11 पर। ठीक है, मुख एवं छाती के ऊपर ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? जो मुख एवं छाती के ऊपर, मतलब जो अपना बोल सकते हैं पासपोर्ट फोटो, ठीक है, वही बात है, तो इसको कहते हैं बस्ट। बस्ट कहते हैं। मुहावरा क्या है? लिखिए, देखिए मुहावरा क्या है कि एक वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य अर्थ से भिन्न। ठीक है, मुहावरा अपन ले सकते हैं एक तरह का, कोई मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। हो गया भैया? चलिए अगला क्या कहता है भाई क्वेश्चन हमारा, कि संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है बाबूजी 3 प्रकार की। तीन प्रकार। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ जो थी घर के काम में व्यस्त थी। घर के काम में व्यस्त थी। ठीक है, चलिए अब है सत्य सत्य। साधु संत बालकों के दोष को नहीं देखा करते हैं, सत्य बात है या असत्य है? ये बात आपके लक्ष्मण जी ने कही थी। ठीक है, तो बात सत्य है, साधु संत बालक के दोष को नहीं देखते, उछल कूद करते रहता बालक। तो रस 4 प्रकार के होते हैं, मतलब रस के 4 प्रकार होते हैं। तो रस जो होते हैं ना वो 10 प्रकार के होते हैं बाबूजी। हलदार साहब हर 15 दिन कंपनी के काम के संदर्भ में उस कस्बे से गुजरते थे। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोक में प्रचलित उक्ति है। ये बात आपकी सत्य है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात बनाकर खिलाते थे। ठीक है, तो गोरस भात खिलाते थे, सत्य बात है ये भी। और रप्ता रप्ता का अर्थ होता है रास्ता, रप्ता रप्ता का मतलब होता है, ठीक है, धीरे धीरे। तो इसलिए ये बात हो गया आपकी असत्य। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, तो कुछ इस तरह का आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। संधि समास में अंतर, ये देख सकते हैं आप। नाटक एकांकी में अंतर, जीवनी कथा में अंतर है, राम रक्षी बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश का साहित्य परिचय हो गया। इसके बाद में सेनानी ना होते हुए भी भगत के व्यक्तित्व, इनकी वेशभूषा का चित्रण करना है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 18, ये 19 है, 20, के बाद में ये रहा आपका 21, ये इसका तो हो गया, और क्वेश्चन नंबर 22, और अंत में ये 23 हो गया भैया। चलिए अब ये जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन बी के, इनका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन जरूरी है, 6 से लगा के 23 तक का। तो देखिए, चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं, तो देखिए नई कविता की विशेषताओं में सबसे पहले लिख देना है आपको लघु मानववाद की प्रधानता। ठीक है, और प्रयोगों में नवीनता। ठीक है भैया, इतना कर लोगे। और अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। 2 प्रयोगवादी कविताओं
कविताओं के कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बतानी है। तो देखिए, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, हरि घास पर छन भर, माधव गजानंद मुक्तिबोध, तो चांद का मुंह टेढ़ा है। सूरदास जी की जो काव्यगत विशेषता है वो बतानी है। तो सूरदास जी की जो काव्यगत विशेषता है वो दो प्रकार की है। दो तरीके से लिख भी सकते हैं, ऐसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, और यदि आप ऐसा लिखोगे कि इनका भाव पक्ष और कला पक्ष तो भी चलेगा। तो वैसे आपको भाव पक्ष और कला पक्ष के रूप में ही वार्षिक परीक्षा में लिखना है, पर हाल फिलहाल अपन त्रैमासिक में इसको कर लेना। ठीक है। तुलसीदास का साहित्य में स्थान क्या है? तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक महान कवि और भक्त थे। इनका साहित्य में स्थान जो है आदित्य है। वे भक्ति काल की राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, मतलब राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है ये। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं है, बल्कि भाग्यहीन है। क्यों है? क्योंकि कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी वे प्रेम के बंधन को नहीं समझ सके। यहाँ पर देख सकते हो बेटा, लक्ष्मण है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के बारे में बताई गई विशेषताएं देख सकते हैं आप। ठीक है। अगला है हमारा ये, यहाँ पर महाकाव्य किसे कहते हैं? यहाँ से अपन देखेंगे संधि और समास में अंतर, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, महाकाव्य किसे कहते हैं देख सकते हैं आप। हास्य रस की परिभाषा आपको हो गया, दोहा छंद हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली। एक एक बार पढ़ो जिसमें हो जाएगा काम। तैयारी मैं बिल्कुल प्रॉपर करा रहा हूँ, और वार्षिक के लिए बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है। अभी से अपन तैयारी करेंगे बस। ठीक है। पूरा सिलेबस अपन 60D यानी कि आपका 60 दिन का अपन एक चैलेंज रखेंगे। केवल 60 दिन में ही कोर्स में पूरा करा दूंगा आपका सारा का सारा है। ठीक है। एक वीडियो आएगा आपका पूरा लॉन्ग चैप्टर का, फिर उसके साथ में उसका दूसरा जो वीडियो रहेगा वो प्रैक्टिस कराएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 वीडियो तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बनेंगे, और 15 ही उसकी प्रैक्टिस पेपर हो जाएंगे, खत्म जिसमें काम हो गया। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर हो गया। प्रबंध काव्य, काव्य की परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं, संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर। यहाँ पर देख सकते हैं आप। हो गया। इसके बाद में ये लखन कहा हमसे हंसी जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हो गया। दो बार करके ले लो ये संदर्भ से व्याख्या व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये संदर्भ से व्याख्या जाएगा इतना इसको। और ये प्रश्न जाओ तो आप ऐसा प्रश्न है। जल्दी से कंप्लीट करो। यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अवकाश रहने वाला है। ये यहाँ से छात्र जीवन में अनुशासन निबंध है ये। ठीक है, कर पाओगे तो ये बेटा मैंने पूरे के पूरे आपको पेपर समझा दिया है। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेट बी कंप्लीट है। और इससे पहले मैंने आपको शुरुआत में सेट ए पढ़ा दी। दोनों पेपर को आप अच्छे से तैयार करके जाओगे ना तो बिल्कुल ये समझो कि आपका ओटी क्वेश्चन तक भी पूरा फंस जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका स्कूल लेवल पर पेपर बन रहा है, तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर विषय की मैं 2-2 सेट आपको प्रोवाइड कराऊँगा।
और सॉल्यूशन के साथ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।